मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत पिछले ही लेक्चर में हमने बजट रेखा का अध्ययन किया था। आज हम क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण में किस प्रकार उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करता है, इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उपभोक्ता संतुलन को कब प्राप्त करता है? उपभोक्ता का संतुलन कब होता है? विद्यार्थियों, उपभोक्ता तब संतुलन को प्राप्त करता है जब वो अपनी जो उसकी निश्चित आय है, निश्चित आय को दो वस्तुओं को क्रय करने में इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी उपभोक्ता का संतुलन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में उस समय होता है जब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं पर खर्च करने में इस प्रकार खर्च करता है। यानी उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं पर खर्च करता है, लेकिन इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यहां पर हम मानते हैं कि उपभोक्ता की जो रुचि है, उपभोक्ता की और जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो स्थिर है। जो उपभोक्ता की आय है वो निश्चित है और उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं को क्रय करने में खर्च करता है इस प्रकार से कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त, तब वह संतुलन साम्य पर होता है। विद्यार्थी, इसके लिए हमें जो इसके अजम्पशंस हैं यानी उपभोक्ता संतुलन की जो मान्यताएं हैं उसको समझना आवश्यक है। तो विद्यार्थी, सबसे पहले हम उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं को समझेंगे। यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण में किस मान्यताओं पर हमारा जो उपभोक्ता संतुलन है वो आधारित है। तो पहली हमारी मान्यता है, पहली मान्यता विद्यार्थियों, पहली यहां मान्यता आ गई, तो विद्यार्थी पहली मान्यता यहां पे आएगी, उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है। उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है। दूसरा, जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच पसंदगी क्रम को
पसंद के क्रम को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों, पहली हमारी मान्यता ये। विद्यार्थियों, दूसरी मान्यता यहां पे है कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए एक निश्चित मौद्रिक आय होती है। उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए एक निश्चित मौद्रिक आय होती है। मौद्रिक आय होती। तीसरा बिंदु है उपभोक्ता अपनी समस्त मौद्रिक आय को दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। चौथा, दोनों वस्तुओं का मूल्य दिया होता है। दोनों वस्तुओं का मूल्य हमें दिया होता है। दोनों वस्तुओं का मूल्य दिया होता है। या ये कह सकते हैं ये स्थिर रहता है। पांचवा बिंदु विद्यार्थी, पांचवा बिंदु है कि प्रत्येक वस्तु की सभी इकाइयां समरूप तथा विभाज्य होती हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने इन मान्यताओं को समझा है। पहली, उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच पसंदगी क्रम को प्रदर्शित करता है। दूसरा, उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए एक निश्चित मौद्रिक आय होती है। तीसरा, उपभोक्ता अपनी समस्त मौद्रिक आय को दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। चौथा, दोनों वस्तुओं का मूल्य दिया होता है या यह स्थिर रहता है। दोनों वस्तुओं का मूल्य, प्रत्येक वस्तु की सभी इकाइयां क्या होती है? समरूप यानी होमोजेनस, विभाज्य यानी डिविजिबल होती हैं और होमोजेनस होती हैं।
प्रकार से विद्यार्थियों छठी मान्यता का भी हम देखेंगे। छठी मान्यता है विद्यार्थियों, विश्लेषण की अवधि में, जो हमारी एनालिसिस की अवधि है, विश्लेषण की अवधि है, विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचियां विद्यार्थियों विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचियों तथा आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विद्यार्थियों छठा यहाँ पे जो हमारी मान्यता है वो है कि उपभोक्ता की आदतों तथा रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमारी विश्लेषण की अवधि में ये स्थिर रहती है। विद्यार्थी यहां पे सातवीं मान्यता है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, विवेकशील होने का क्या अर्थ है विद्यार्थी? यहां पे विवेकशील होने का अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर व्यय करके संतुष्टि को अधिकतम बनाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, यानी उपभोक्ता रेशनल है, विवेकशील है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने 7 मान्यताओं का अध्ययन किया जो हमारी है उपभोक्ता के संतुलन को लेकर। पहली मान्यता हमारी यहां पे थी कि उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच पसंद की क्रम को प्रदर्शित करता है। दूसरी मान्यता, उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए निश्चित मौद्रिक आय होती है, यानी उसकी एक निश्चित मौद्रिक आय होती है। तथा तीसरा मान्यता कि समस्त मौद्रिक आय को वह उन दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। चौथा, दोनों वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता है, दिया हुआ होता है। पांचवा, प्रत्येक वस्तु की सभी इकाइयां समरूप होती हैं और विभाज्य होती हैं। समरूप यानी होमोजेनस, विभाज्य यानी डिविजिबल होती हैं। पांचवा, हमारे विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचियां तथा आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा, विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचियों तथा आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सातवां, उपभोक्ता विवेकशील होता है। इस प्रकार से हमारी मान्यताएं ये हैं जिस पर हमारा उपभोक्ता संतुलन आधारित है। विद्यार्थियों अब हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों उपभोक्ता संतुलन की तीनों शर्तों का अध्ययन हम करते हैं। विद्यार्थियों यहां पर हमें उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझना बहुत आवश्यक है। पहले है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें विद्यार्थियों यहां पे स्टूडेंट्स पहला हमारी जो शर्त है, हमारी जो कंडीशन है वो है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को
स्पर्श करे। संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु पर जो हमारी बजट रेखा है, बजट रेखा के बारे में हमने अध्ययन किया ही था। बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। अब इसका क्या अर्थ विद्यार्थी? द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र को, उदासीनता वक्र बजट रेखा को, यानी संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। विद्यार्थियों, द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। इसको हम कर्व के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थियों, आइए इसको हम एक इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस मैप यानी उपभोक्ता उदासीनता मानचित्र बनाते हैं, उससे इसको हम समझते हैं। विद्यार्थियों, यहां हम एक उदासीनता मानचित्र बना के इसको हम समझते हैं। विद्यार्थियों, P और L ये हमारी बजट लाइन है, हमारी बजट रेखा है। विद्यार्थी, अब हम इसको एक कर्व के माध्यम से समझेंगे। पहली जो हमारी कंडीशन है वो है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें एक इंडिफरेंस कर्व दे रखा है, 3 इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं, क्योंकि ये एक इंडिफरेंस मैप है। और विद्यार्थियों, यहां पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व हमें 3 दे रखे हैं, IC1, IC2 और IC3। लेकिन और हमें जो बजट रेखा दे रखी है वो है PL। विद्यार्थियों, अब जरा सोचिए, क्या उपभोक्ता IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व 3 पर संतुलन में हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारी बजट रेखा को, ये हमारी बजट रेखा के बाहर है, इस तक तो हमारी बजट रेखा पहुंच ही नहीं रही है। तो हम IC3 पर जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो संतुलन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये हमारी बजट रेखा के बाहर है, ये बजट रेखा को स्पर्श ही नहीं कर रहा है। अब IC2 की बात करते हैं, ये बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है Q बिंदु पर। और IC1 की बात करते हैं तो ये भी बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है पॉइंट B और पॉइंट A, बिंदु A और बिंदु B पर। लेकिन उपभोक्ता, हमने पढ़ रखा है पहले कि उपभोक्ता बजट रेखा पर वस्तुओं कि उन संयोगों को चुनेगा जो अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर स्थित हैं। यानी उपभोक्ता सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र IC2 जो बजट रेखा से को स्पर्श करता है, जिस पर उपभोक्ता पहुंच सकता है, उसको चुनेगा, ना कि IC1, क्योंकि IC1 तो निचला इंडिफरेंस कर्व। जब उपभोक्ता को बजट रेखा में हाई इंडिफरेंस कर्व मिल रहा है तो उपभोक्ता नीचे वाले को नहीं चुना, चुन के ऊपर वाले को चुनेगा, IC2 को। विद्यार्थी, यहां ये समझने वाली भी बात है कि मूल्य रेखा पर स्थित अन्य कोई भी संयोग
जो है, अगर हम बात करें कि पॉइंट बी और पॉइंट ए की, तो ये हमारे IC2 से नीचा है, इसलिए उपभोक्ता केवल Q बिंदु पर ही संतुलन पर होगा। आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरी कंडीशन का अध्ययन करेंगे। दूसरी जो हमारी शर्त है वो है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए, कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल यानी स्लोप समान होना चाहिए। विद्यार्थी, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है बजट रेखा का। बजट रेखा का स्लोप क्या होता है? बजट रेखा की ढाल, बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल ये होता है x वस्तु का मूल्य, यहां पर हम दो ही वस्तुएं दिखाते हैं, x वस्तु का मूल्य डिवाइडेड बाय y वस्तु का मूल्य, ये क्या होता है? बजट रेखा का ढाल। और ये क्या बताता है? बजट रेखा का ढाल x वस्तु तथा y वस्तु के मूल्यों के अनुपात को बताता है। अब हम बात करते हैं किसके समान होना चाहिए बजट रेखा का ढाल? उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर। तो उदासीनता वक्र का ढाल क्या होता है विद्यार्थियों? यहां पे उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है ना, ढाल यानी स्लोप क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र का जो ढाल का जो ढाल होता है वो दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS को बताता है। यानी ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उदासीनता वक्र का ढाल, उदासीनता वक्र का ढाल, उदासीनता वक्र का ढाल, स्लोप किसको बताता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बताता है। प्रतिस्थापन यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है, MRS। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ये डिनोट करता है, ये बताता है विद्यार्थियों। जब हमने उदासीनता वक्र की विशेषताएं पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम करती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होती?
ये हमने पहले पढ़ लिया था। लेकिन ये घटती हुई होती है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वस्तु के लिए, एक्स वस्तु की वाई वस्तु एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी? के लिए एमआरएस क्या होगी? यानी एमआरएस एक्स वाई और ये क्या होगी? यानी y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यानी ये हमारी एमआरएस एक्स वाई है। ये हमारा क्या बताता है? ये एमआरएस एक्स वाई है, यानी x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी एमआरएस। विद्यार्थियों से देखिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x वस्तु की y वस्तु के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, यानी एमआरएस एक्स वाई। ये क्या होती है? y में परिवर्तन डिवाइडेड बाय x में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। तो एमआरएस एक्स वाई ये, और ये क्या बताती है? उदासीनता वक्र के ढाल को भी बताती है। अब उदासीनता वक्र का जो ढाल है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। तो बजट रेखा का ढाल क्या था? मूल्यों का अनुपात। तो ये मूल्यों के अनुपात के बराबर होना चाहिए विद्यार्थियों, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए? बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, यानी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उसी बिंदु पर प्राप्त होती है जहां दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की दर तथा दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात समान हो। ठीक है, यह हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहां पे विद्यार्थियों हम तीसरी कंडीशन का भी अध्ययन करेंगे। अब जो हमारी दोनों कंडीशन अगर हमें मिल जाए तो क्या उपभोक्ता संतुलन पे हो जाएगा? तीसरी कंडीशन, तीसरी जो शर्त है वो भी पूरी होना आवश्यक है। और तीसरी शर्त है विद्यार्थियों, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स उन्नतोदर हो, अथवा हम ये भी कह सकते हैं अथवा प्रतिस्थापन की सीमांत दर
घटती हुई हो। विद्यार्थियों, इंडिफरेंस कर्व की यानी उदासीनता वक्र की जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, लेकिन यानी कॉन्वेक्स होता है, लेकिन उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होती है। अगर ये सी कॉन्वेक्स नहीं है, इसका मतलब यदि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स न हो, कॉन्वेक्स न हो कि कॉनकेव हो यानी अवनतोदर हो, यानी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स न हो यानी अवनतोदर हो मूल बिंदु की, तब क्या तब उपभोक्ता संतुलन पर होगा। एक कर्व के माध्यम से हम इसको समझते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम एक कर्व के माध्यम से इसको समझते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार का हमें उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व दे रखा है। अब देखिए कि ये इंडिफरेंस कर्व यहां तो ये कॉन्वेक्स है, फिर ये जाके कॉनकेव हो गया नीचे, फिर कॉन्वेक्स हो गया। तो अगर इंडिफरेंस कर्व, पहली बात इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव, सामान्य रूप से इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होती है। लेकिन अगर ये बढ़ती हुई हो, अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ना हो तो इसका मतलब कि कॉनकेव है, इसका मतलब कॉनकेव है। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बढ़ रही। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव हो गया तो इसका मतलब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ रही, जबकि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। अब इस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। क्या इस बिंदु पर, एस बिंदु पर उदासीनता वक्र आईसी और बजट रेखा पीएल एस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा मूल्यों का अनुपात समान है, परंतु एस बिंदु पर स्थायी संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉनकेव हो गया है, अवनतोदर है, अवनतोदर है। इस कारण से स्थायी संतुलन नहीं हो सकता। और क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट नहीं रही है यहां पर क्योंकि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं है। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं है तो इस बिंदु पर जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं है, यहाँ पे कॉनकेव है। और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना यानी उन्नतोदर होना, ये दिखाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट रही है। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव है तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ रही है, लेकिन इस बिंदु पर स्थायी संतुलन नहीं हो सकता। इसलिए आप ये नोट करिए विद्यार्थियों कि बिंदु आर और बिंदु टी जो हमारी बजट रेखा पर हैं, वो बजट रेखा के ये जो बिंदु है, बिंदु आर और बिंदु टी, उदासीनता वक्र आईसी से, जो हमारा उदासीनता वक्र है आईसी, इससे अधिक ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्थित होंगे क्योंकि ये इस पर तो स्थित है नहीं, तो ये ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर स्थित होंगे।
क्योंकि इंडिफरेंस मैप में हम देखते हैं कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं, इसके ऊपर एक अलग इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो बिंदु है आर और टी, ये ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे ही स्थित होंगे, ये इस पे तो स्थित है नहीं, लेकिन ये हमारी बजट रेखा में भी आते हैं। इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं पर पहुंचकर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो एस बिंदु पर संतुलन है वो स्थायी नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि तीनों हमारी कंडीशंस, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, इन तीनों कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। पहली शर्त जो हमारी थी, पहली शर्त थी कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। दूसरी कंडीशन थी कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता रेखा का जो ढाल है वो समान हो। तीसरी कंडीशन थी कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो अथवा साम्य बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। अगर इंडिफरेंस कर्व उन्नतोदर होगा, कॉन्वेक्स होगा मूल बिंदु के, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। अगर वो कॉन्केव है इसका मतलब बढ़ रही है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि वो कॉन्केव होता है। लेकिन यदि बीच में वो कॉन्केव हो गया और इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व है, तो यहाँ पे स्थायी साम्य नहीं हो सकता। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने उपभोक्ता संतुलन की 3 शर्तों और उनकी मान्यताओं का अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।